हेलो नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है ऑल टाइम टॉपर्स के इस मंच पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए हरियाणा डीएलएड की अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो पढ़ाने वाले हैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को लेकर के अपन चलने वाले हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में जो क्वेश्चन है आपके किस प्रकार से आएंगे मैं आपको साथ के साथ में बताता चलूँगा कि 3 नंबर का क्वेश्चन कितने शब्द आपको लिखने हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको कितने शब्द लिखने हैं, इसी प्रकार 2 नंबर के में आपको कितने लिखने हैं और 1 नंबर के में शब्द आपको कितने लिखने हैं। तो बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, करते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत। नमस्कार सभी को। तो करते हैं शुरुआत। इसमें सबसे पहला जो अपना रहेगा पर्यावरण अध्ययन का संप्रत्यय, यानी कि जो प्रथम यूनिट रहेगी आपके प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के क्षेत्र में पर्यावरण अध्ययन का क्या आपके कार्य है। ठीक है, इसमें अपन बात करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके, ये आपके क्या रहेंगे, ये क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पर्यावरण अध्ययन का क्या अर्थ है। इसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का अर्थ क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसमें मैं बताऊंगा प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है, यानी कि 1 से लेकर के 6वीं क्लास तक अपन क्या पर्यावरण अध्ययन में पढ़ते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का देखो इसी में क्वेश्चन है, या फिर यही आए क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है कि पर्यावरण अध्ययन के अर्थ क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर क्वेश्चन आए पर्यावरण अध्ययन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या फिर आए पर्यावरण अध्ययन के संप्रत्ययों को स्पष्ट कीजिए तथा पर्यावरण अध्ययन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं वर्णन कीजिए। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं और इन चारों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको जो लिखना है वो यही लिखना है जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। पहला है, देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पर्यावरण जो अध्ययन है इसका अर्थ क्या होता है। पर्यावरण अध्ययन का अर्थ देखो नाम से ही, जैसे कि आप नाम से स्पष्ट है पर्यावरण। ठीक है, यानी कि नाम से स्पष्ट है पर्यावरण अध्ययन का अर्थ उस अध्ययन से है जिसका सीधा संबंध पर्यावरण से होता है। पर्यावरण जो हम वातावरण में देखते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत उन सभी प्राकृतिक, सामाजिक, जैविक तत्वों का समावेशन किया जाता है जो मानव जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है मानव के जीवन को। पर्यावरण अध्ययन में हम उन सभी चीजों को लेते हैं जो मानव के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं और पर्यावरण कहलाता है। नाम से स्पष्ट है कि पर्यावरण परि प्लस आवरण। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण शब्द आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। हमारे ओर हमें चारों ओर से जो आवरण घेरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार परि प्लस आवरण का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जो हमारे चारों ओर से हमें चारों ओर से घेरे हुए है, अर्थात हमारे चारों ओर विद्यमान समस्त भौतिक, जैविक एवं सामाजिक तत्व पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक की बात करते हैं, हम समाज के बारे में पढ़ेंगे, वो भी आपके पर्यावरण है। भौतिक यानी कि पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे, पक्षियों के बारे में बात करेंगे, पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, वो भी आपके क्या है पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि मानव के बाहर स्थित प्रत्येक वस्तु पर्यावरण का अंग है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है वातावरण उसे पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, और पर्यावरण जो है मानव के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जो हम देखते हैं प्रकृति में, पशु पक्षियों को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं, या फिर समाज के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, वो आपके क्या है एक अपन कहते हैं वो आपके पर्यावरण है।
देखो, एक वैज्ञानिक हुए हॉलैंड के अनुसार पर्यावरण क्या है। हॉलैंड कहते हैं पर्यावरण एक ऐसा घटक, ऐसा शब्द है जो सभी बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करता है। ठीक है, सामूहिक रूप से क्या करता है, वर्णन करता है। पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जो कि बाह्य शक्ति, प्रभावों तथा दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करता है, बाह्य वातावरण के बारे में आपके जो जानकारी देता है। ठीक है ना, जो जीवित प्राणियों के जीवन, प्रकृति, व्यवहार, वृद्धि, विकास, उन्नति तथा परिपक्वता को प्रभावित करता है। जीवन के बारे में बताता है, जीवन को प्रभावित करता है, उनकी प्रकृति को जो मनुष्य है उसकी प्रकृति को बताता है, उसके व्यवहार के बारे में बताता है, उसकी वृद्धि के बारे में बताता है, उसके विकास के बारे में, उसकी उन्नति, उसकी परिपक्वता, उसके बारे में बताता है। उसे पर्यावरण के अंतर्गत कहा जा सकता है। एक आते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ कहते हैं पर्यावरण वह सब कुछ है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति के वंशाणु छोड़कर उसे प्रभावित करता है। हमारे जो वंश है उसको छोड़ करके जो भी हमें प्रभावित करता है वो पर्यावरण है। अब मैं यहां पर सांस ले रहा हूं तो क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, मैं यहां पर घूम रहा हूं तो पर्यावरण में घूम रहा हूं। आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें वे सभी बाह्य कारक सम्मिलित होते हैं जिन्होंने जीवन के आरंभ से ही मनुष्य को प्रभावित किया है। इसमें वे बाह्य कारक उपस्थित होते हैं जब से मनुष्य चला आ रहा है, मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य का जीवन आपके पर्यावरण से ही चलता है। ठीक है, मनुष्य जिस प्रकार से अपने चला आ रहा है प्रकृति, आपके प्राचीन समय से ही वो आपके किससे संबंधित है, वो आपके पर्यावरण से संबंधित है। उसने अपना जीवन किस प्रकार से निकाला, पर्यावरण को अपना मित्र बना करके, पर्यावरण से अपने खाने पीने की व्यवस्था करके। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। पर्यावरण के बेसिकली दो घटक होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक, एक भौतिक। प्राकृतिक या भौतिक घटक बोला जा सकता है, एक होता है सामाजिक घटक। प्रकृति, देखो प्राकृतिक या भौतिक घटक वे घटक जिन्हें जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। आपके एक आता है सामाजिक घटक, सामाजिक पर्यावरण जो हमें समाज के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, किसके द्वारा प्राप्त होता है, समाज के द्वारा जो प्राप्त होता है उसे सामाजिक घटक बोला जाता है, सामाजिक पर्यावरण बोला जाता है। और वे घटक या फिर वे पर्यावरण जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं प्राकृतिक या फिर भौतिक घटक बोले जाते हैं। प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, देखो प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं, जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं तथा मानव के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत वायु, जल, भूमि, खनिज, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। देखो इसमें आपको लिखना क्या है, प्राकृतिक या फिर भौतिक पर्यावरण वे पर्यावरण है जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं या फिर वे हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं, जिसमें हमें जो मानव के शारीरिक एवं मानसिक विकास को, मानसिक स्वास्थ्य को आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वो आपके कैसे घटक के अंतर्गत आएंगे, वो आपके प्राकृतिक या फिर भौतिक घटक के अंतर्गत आएंगे। जिसके अंतर्गत बात करते हैं प्रकृति में आपके वायु है, जल है, मृदा है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक जो पर्यावरण है, प्राकृतिक जैसे कि दो प्रकार से है, जो इसी की बात कर रहे हैं पर इसकी ही इसमें आते हैं। इसमें एक तो ध्यान रखना पुनर्वीकरण योग्य वे संसाधन जो उपयोग के पश्चात पुनः वापस आ जाते हैं, जैसे कि जल हो गया, भूमि हो गई, वन हो गए, पेड़ हो गए। ठीक है, रिन्यूएबल। ठीक है, एक आता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, वे संसाधन जो एक बार उपयोग में होने के बाद में वापस नहीं आते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं। देखो दो हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से दो पढ़ते हैं। कैसे, एक तो हम एक बार यूज में लेंगे, वापस आ जाएंगे, उन्हें उनकी हम क्या कर लेंगे, संसाधनों की प्राप्ति कर लेंगे। ठीक है, उन्हें कहा जाता है पुनः
नवीकरण योग्य है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं जमीन है, भूमि है, भूमि भूमि एक बार हम यूज कर लेते हैं, दोबारा भी यूज में ले लेते हैं उसको। ठीक है, समझ में आई बात? इस प्रकार से ध्यान रखना, वे संसाधन जो एक बार उपयोग में लेने के बाद में पुनः उपयोग में नहीं लाते। जैसे कि देखो, खनिज पदार्थों को हम एक बार दोहन करने के बाद में पुनः उपयोग नहीं ले सकते। कोयला है, एक बार जलने के बाद नष्ट हो जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ एक बार उपयोग में लेने के बाद में क्या हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक पर्यावरण को जैविक तथा अजैविक आधार पर भी विभक्त किया जा सकता है। जैसे कि जैविक घटक वे सभी सजीव तत्व जो पर्यावरण में विद्यमान है, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जैविक है ये। अजैविक की बात करते हैं निर्जीव तत्व जो जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, सल्फर है, ये आपके हो जाएंगे। ये कैसे घटक हो जाएंगे? ये आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। यदि पर्यावरण के इन सभी घटकों को स्वाभाविक अवस्था में छोड़ दिया जाए, जो वे स्वयं संतुलन बनाए रखते हैं, परंतु मानव ने अपनी लालच, अज्ञानता और लापरवाही के कारण पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको लिख देना है कि मानव ने अपने लालच के कारण अपनी आशंकाओं को पूर्ण करने के लिए पर्यावरण को क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा सामाजिक पर्यावरण, देखो मैंने बताया दो प्रकार का है, एक तो है प्राकृतिक, एक होता है सामाजिक। अब हम बात करते हैं सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण मानव संबंधों से होता है। मानव संबंधों से होता है, जिसमें मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंधों की क्या होती है, इसमें सम्मिलित होते हैं। मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंधों का इसमें क्या कहता है, अध्ययन किया जाता है आपके सामाजिक पर्यावरण। जो हम समाज में देखते हैं, समाज को क्या चाहिए, आर्थिक व्यवस्था चाहिए, सामाजिक व्यवस्था चाहिए, इसको आपके सांस्कृतिक क्षेत्र चाहिए, इसको राजनीतिक क्षेत्र चाहिए। तो ये सभी व्यवस्थाएं आपके किस में आएंगी, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। परिवार के अंतर्गत पति पत्नी, पिता पुत्र, माता, इसमें पिता पुत्र, माता पुत्री, सास बहू आदि संबंध सामाजिक पर्यावरण के प्रमुख अंग होते हैं। इसके अतिरिक्त मित्र, पड़ोसी, वर्ग, समाज तथा राष्ट्र के बीच स्थापित संबंध भी सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। सीधा सा आपको लिखना है, पर्यावरण में अगर बात आए तो आपको दो शब्द नहीं छोड़ने इसमें। एक तो पर्यावरण जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, एक हमें आपको ध्यान रखना है कहां से, हमें समाज से प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन अथवा सामाजिक अध्ययन के प्रमुख घटक या फिर तत्व कौन कौन से हैं। देखो, पर्यावरण अध्ययन अथवा सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रमुख घटकों या तत्वों को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भाग हैं? प्राकृतिक वातावरण, एक होता है सामाजिक अथवा मानव द्वारा निर्मित वातावरण। एक होता है सामाजिक वातावरण, एक होता है मानव के द्वारा जो निर्मित वातावरण। ठीक है, एक ही बात है ये। एक होता है प्राकृतिक वातावरण, जैसे कि पर्यावरण अध्ययन अर्थात सामाजिक अध्ययन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। देखो, प्राकृतिक वातावरण में जैविक पढ़ते हैं, वनस्पति जगत पढ़ते हैं, सूक्ष्म जगत पढ़ते हैं। इसमें ही हम पढ़ते हैं अजैविक, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, प्राणी जगत आदि के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ही समाज में बात करते हैं परिवार की, समाज में हम बात करते हैं समुदाय की, अर्थ संबंधी, राज्य की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, राजतंत्र की बात करते हैं, समाजतंत्र की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, दार्शनिकता की बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है उपरोक्त चित्र के आधार पर
यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पर्यावरण के दो भाग होते हैं। पहला प्राकृतिक वातावरण अथवा दूसरा सामाजिक या मानव निर्मित वातावरण। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राकृतिक वातावरण, दूसरा होता है सामाजिक अथवा मानव के द्वारा जो निर्मित वातावरण होता है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का मुख्य रूप से सामाजिक वातावरण से संबंध होता है। किससे होता है? सामाजिक अध्ययन का मुख्य रूप से सामाजिक वातावरण से संबंध होता है, सामाजिक अध्ययन का। ठीक है ना, ध्यान रखना। जो हम समाज में देखते हैं, जो हम समाज में करते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक हो गया, ठीक है, ध्यान रखना आपको। पर्यावरण से संबंधित अध्ययन को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने निम्न में से निम्नलिखित दो भागों में बांटा है। जैसे कि प्रकृति से संबंधित पक्ष, एक होता है मानव से संबंधित पक्ष। ठीक है, बार बार इसमें एक दो शब्द आ रहे हैं, मानव की बात आ रही है, एक प्रकृति की बात आ रही है अध्ययन इसमें पर्यावरण में। यही हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा दिया गया पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित वर्गीकरण। जैसे कि पर्यावरण अध्ययन फर्स्ट, जिसमें सामाजिक अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन सेकंड, जिसमें हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का यह मत है कि कक्षा 1 से कक्षा 2 में बच्चों का परिचय सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित पर्यावरण से एकीकृत अथवा समग्र रूप से करवाया जाना चाहिए। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें सामाजिक अध्ययन, देखो पर्यावरण पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य छोटे बच्चों का यह माना गया है कि उन्हें समाज के बारे में बताना, उन्हें वातावरण के बारे में बताना, बच्चा जान सके कि समाज में क्या चल रहा है, वातावरण में क्या होता है, तो उनसे क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। क्या होता है? बच्चे का विकास होता है। अगर बच्चे का विकास होगा तो आपके समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो पर्यावरण का विकास होता है। इन स्तर पर बच्चों के लिए प्रकृति और मनुष्य से संबंधित पक्षों के बीच किसी प्रकार का स्पष्ट भेद नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चों के लिए प्रकृति अथवा मनुष्य से संबंधित पक्ष, प्रकृति में जो भी है और मनुष्य जो कर रहा है, उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए बच्चों के सामने। बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा और वही आगे चल करके करेगा। अगर बच्चे के सामने आप अच्छा कर रहे हैं प्रकृति के लिए, तो बच्चा आगे चलकर भी अच्छा करेगा। अगर आप प्रकृति का दोहन कर रहे हैं या फिर उसको क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, तो बच्चा भी क्या करेगा, प्रकृति को नष्ट करेगा, पर्यावरण को नष्ट करेगा। तो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, बल्कि दोनों को आपस में जुड़ा हुआ दिखाना चाहिए। एक तरफ ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं प्रकृति को छोड़ो, समाज को देखो। ठीक है, प्रकृति को भी देखना है और समाज को भी देखना है, पैरेलल चलना है। ठीक है, आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि प्रकृति को पकड़ लो और समाज को छोड़ दो, नहीं, दोनों को देखना है, आपको ध्यान रखना। अगर प्रकृति का जितना विकास होगा उतना ही समाज का विकास होगा, और समाज का जितना विकास होगा उतना ही प्रकृति का विकास होगा। दोनों ही आपके एक दूसरे के क्या हैं, ये समानांतर हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले होते हैं। परिषद का यह भी विचार है कि कक्षा 1 से 2 में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पृथक पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहना चाहता है परिषद का यह भी मानना है कि कक्षा 1 आपके कक्षा 1 से कक्षा 2 तक पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पृथक पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए। उन्हें पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल्कि बच्चों को अपने आसपास, देखो यहां बता रहा है, बल्कि बच्चों को अपने आसपास के वातावरण, दैनिक जीवन की
अनुभवों तथा गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण की समझ विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वर्तमान में जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको बताना चाहिए ये है भैया, ठीक है, इसका हम इस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। अगर हम इसका इस प्रकार संरक्षण करेंगे तो आगे चल करके हमें क्या देगा, लाभ देगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है 1 से 2 में होता है तो बच्चे को हम चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं, साक्षात्कार रूप से दिखाते हैं, तो बच्चे का क्या होता है, उसकी समझ विकसित होती है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन को 2 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है, जिसका वर्णन निम्न रूप से किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है ना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन भाग फर्स्ट, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन भाग फर्स्ट, जिसमें सामाजिक अध्ययन का कार्य क्षेत्र जैसे कि पारिवारिक वातावरण से संबंधित सामग्रियां होती हैं। इसमें पारिवारिक वातावरण से संबंधित क्या होती है, इसमें सामग्री, जैसे सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री में प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण से संबंधित विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे कि कहना चाहता है इसमें सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्रियों में प्राथमिक कक्षा यानी कि छोटे वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जो कक्षा के हिसाब से विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण, उनको परिवार के बारे में बताना चाहिए, उनसे संबंधित विषयों के बारे में बताना चाहिए कि परिवार किस प्रकार का होता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति को परिवार से संबंधित पारस्परिक सहयोग, समाज के विकास, परिवार की भूमिका, माता पिता का आदर, बड़ों के प्रति सम्मान आदि का क्या होना चाहिए, विषय होना चाहिए। बच्चे को जब हम बच्चा छोटा सा है, बच्चा पढ़ रहा है आपके पहली दूसरी कक्षा में, तो बच्चे को हमें बताना चाहिए कि उन्हें माता पिता का आदर करना चाहिए, ठीक है, आपके उनमें सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए, ठीक है, समाज का विकास होगा उससे, ठीक है, परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, व्यक्ति का विकास होगा, व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो पर्यावरण का विकास होगा। बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित, ठीक है, लगा दे ना, बैठ जा, लगा रखी है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है भाई। यहाँ बैठ जा, ठीक है ना। तो यह आपको ध्यान रखना है भाई। बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री, ठीक है ना। बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री, जैसे कि मानव जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। मानव के जीवन की कुछ क्या होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, जिनकी पूर्ति मनुष्य सामाजिक एवं भौतिक साधनों द्वारा करता है, ठीक है ना। क्या करता है, मनुष्य भौतिक साधनों के द्वारा करता है। अतः सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में भोजन, वस्त्र, आवास, मनोरंजन का महत्व होता है। बच्चे को हम, जब बच्चा छोटा होता है उसको क्या देते हैं, हम भोजन देते हैं, उनको वस्त्रों के बारे में बताते हैं, आपका पहनावा किस प्रकार का होना चाहिए, उनका आवास कैसा होना चाहिए, बच्चे के मनोरंजन पर भी आपके क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। अगर बच्चे का मनोरंजन होगा तो बच्चे क्या होंगे, खुश रहेंगे। अगर बच्चा खुश रहेगा तो उसके विकास होगा, उसके मस्तिष्क का विकास होगा, उसके मन का विकास होगा, उसकी शिक्षा में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर बच्चा खुश है, बच्चा खेल खेल में सीख रहा है तो शिक्षा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। परिवहन के बारे में बताएंगे, परिवहन का आपके किस प्रकार का होना चाहिए, श्रम हो गया, प्रकाश आदि से संबंधित सामग्री इसमें सम्मिलित की जानी चाहिए, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण से संबंधित सामग्री। मनुष्य
स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना नहीं रह सकता। मनुष्य स्वभाव से ये क्या होता है, सामाजिक प्राणी होता है, और मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता। उसे सामाजिक वातावरण के साथ निरंतर समायोजन करना पड़ता है। मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता, उसे समाज में रहना ही पड़ेगा अगर उसको जीना है तो। इसलिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में सामाजिक वातावरण की परिवर्तनशीलता एवं विकासशीलता से संबंधित विषय जैसे सामाजिक गठबंधन हो गया, गांव एवं नगरों का क्या हो गया, विकास हो गया, धार्मिक संस्थान, विद्यालय व्यवस्था, त्योहार एवं मेले का महत्व आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके 4th नंबर का सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित सामग्री, जैसे कि संस्कृति समाज में रहने वाले लोगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। कैसे करती है? संस्कृति के माध्यम से बच्चा सामाजिक संस्कारों को ग्रहण करता है। बच्चे की संस्कृति यानी समाज की जो संस्कृति होती है उससे बच्चा क्या करता है, समाज में संस्कारों को ग्रहण करता है। हम बच्चे को बताते हैं कि बच्चे को क्या करना है, ठीक है, और उसी के अनुरूप उसका सामाजिकरण होता है। अतः सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्रियों में सामाजिक एवं धार्मिक परंपराएं, प्रथाएं, मूल प्राचीन सभ्यता अथवा संस्कृति उपस्थितियां आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है भैया जी। ठीक है, इतिहास से संबंधित सामग्री, जैसे कि इतिहास के बारे में हम आपके बच्चे को क्या समझा सकते हैं, मानव समाज की विकास प्रक्रिया को समझाने के लिए इतिहास का भी इतिहास का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। हमारा प्राचीन इतिहास सुरक्षित एवं समृद्ध है, अतः सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में भारत के इतिहास, विश्व के इतिहास, देशों के इतिहास से संबंधित आवश्यक सामग्रियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। किसमें? पर्यावरण में। ठीक है, जिससे देखो अगर हम भारत के इतिहास के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे ये वाली गलती मत करिए भैया, ठीक है, ये वाली गलती मत करना। ठीक है, विश्व के बारे में बताएंगे भैया जी इस प्रकार से ये घटनाएं हुई थी, तो देख लो भाई। ठीक है, बच्चे का उससे क्या होगा, मन मस्तिष्क का विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक वातावरण से संबंधित सामग्री। व्यक्ति के विकास में भौतिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जो बाह्य वातावरण है, जैसे कि मानव जीवन की विविधताएं भौतिक वातावरण का ही परिणाम है। जैसे सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पतियों, वन, नदी, धूप, वर्षा, मौसम, पशु जीवन, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों आदि विषयों को सम्मिलित किया जाना इसमें चाहिए। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है भाई। आर्थिक वातावरण से संबंधित सामग्री, जैसे कि सामाजिक अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों को मानव जीवन के विकास में आर्थिक व्यवस्था के महत्व की जानकारी दी जाती है। इसमें क्या दी जाती है, सामाजिक अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों को मानव जीवन के विकास में आर्थिक व्यवस्था के व्यवहार की महत्व की जानकारी दी जाती है। यानी कि जो बच्चा है विद्यालय में आपके क्या दी जाती है, विद्यार्थियों को अपने जीवन के विकास आपको किस प्रकार करना है, आपको अपनी आजीविका किस प्रकार से चलानी है, किस प्रकार से आपको धन कमाना है। ठीक है, ये आपको अच्छी जो बातें हैं वो आपको विद्यार्थियों को बतानी है। अतः पाठ्य सामग्री में उद्योग, व्यापार, बेरोजगारी की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, कृषि, मानव जीवन स्तर को उन्नत बनाने के प्रयासों से संबंधित विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। किसमें? सामाजिक अध्ययन यानी कि पर्यावरण में।
ठीक है। विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित सामग्री, जैसे कि वर्तमान युग में विज्ञान वर्तमान युग में विज्ञान एवं तकनीक का युग है। वर्तमान जो युग है विज्ञान का युग है, तकनीक का युग है, जिसमें हम सामाजिक अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को यह बताया जाता है कि विज्ञान एवं तकनीक ने मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो अपना विज्ञान है, उसकी जो तकनीक है, उसने मानव के विकास में क्या निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये हमें बताना है, इसमें सामाजिक अध्ययन के माध्यम से। अतः पाठ्यक्रम में विज्ञान का महत्व, प्रकृति को समझने में विज्ञान का योगदान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का परिचय तथा विज्ञान के कल्याणकारी प्रभावों को सम्मिलित किया जाना इसमें चाहिए। कि विज्ञान ने मनुष्य को क्या दिया, यह भी हमें बताना है बच्चों को, ठीक है, जिससे कि बच्चा सीख सके, समझ सके। राजनीतिक वातावरण से संबंधित सामग्री, जैसे कि सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को राजनीतिक जागरूकता से संबंधित विषयों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, जैसे नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता, नागरिकता एवं उत्तरदायित्व की भावना आदि होनी चाहिए। नेक्स्ट है विश्व से संबंधित सामग्री, जैसे कि सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में विश्व से संबंधित सामग्री, जैसे विश्व के विभिन्न देशों की सामाजिक, आर्थिक, भौतिक एवं राजनीतिक स्थिति, जलवायु, इतिहास, परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति, सामाजिक ढांचा एवं सामाजिक व्यवस्था आदि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। विश्व के हिसाब से इसमें क्या शामिल किया जाना चाहिए, विश्व के विभिन्न देशों के समाज, आर्थिक, भौतिक एवं राजनीतिक स्थिति, जलवायु, इतिहास, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, सामाजिक ढांचा एवं राजनीतिक व्यवस्था आदि को भी इसमें क्या किया जाना चाहिए, सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये भी थोड़ा ध्यान रखना आपको। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन भाग 2, ठीक है, ये भाग प्रथम था। भाग 2 का कार्य क्षेत्र क्या है, विज्ञान विषय में भौतिक, रसायन शास्त्र, जैविकी, चिकित्सा शास्त्र, खगोलीय शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान आदि विषय सम्मिलित होते हैं इसमें। परंतु प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के क्षेत्र निम्न हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं प्राथमिक जीवन तथा स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत मानव शरीर की बनावट, मांसपेशियों एवं हड्डियों के कार्य, त्वचा के कार्य, शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय, व्यायाम एवं योगासन, भोजन और स्वास्थ्य, संतुलित आहार तथा भोजन करने की उचित आदतों का ज्ञान कराया जाता है। किसके माध्यम से, हमारा जीवन संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित जो बातें हैं। देखो, मानव का जो जीवन है वो अगर बात करते हैं हमारा जीवन स्वस्थ कैसे रहेगा, हमें बताया जाए हमें किस प्रकार का कार्य करना है। सबसे पहली बात तो हमारी हड्डियां किस प्रकार से मजबूत रहेंगी, हमारी त्वचा किस प्रकार से अच्छी रहेगी, हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार से स्वस्थ रहेगा। तो हमें सबसे पहला चाहिए संतुलित आहार, यानी कि भोजन, ठीक है। अगर भोजन अच्छा होगा तो मनुष्य का क्या होगा, यानी कि मनुष्य के शरीर का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। अगर दूषित भोजन खाएंगे तो मनुष्य बीमार पड़ेगा, उसमें बीमारियां फैलेंगी, ठीक है। तो हमें बीमारियां नहीं फैलानी अपने शरीर में। हमें क्या होना चाहिए, शरीर का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। आहार एक निश्चित समय पर होना चाहिए, ठीक है। समय समय पर आपके व्यायाम, कसरत आपको करने चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या हो, मनुष्य का शारीरिक विकास हो, ठीक है। मनुष्य का अगर शारीरिक विकास होगा तो मनुष्य आपके शारीरिक रूप से और वैसे आपके क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। हमारा घर अथवा पड़ोस, हमारा घर एवं पड़ोस कैसा होना चाहिए। देखो, इस क्षेत्र में घर
अथवा पड़ोस में उपस्थित वस्तुएं, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पालन, राष्ट्रीय पर्व, सामाजिक व्यवहार तथा दैनिक जीवन से सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी दी जाती है। हमारे घर या पड़ोस के बारे में हमें कैसा बताना चाहिए? सबसे पहली बात तो हमारा घर या पड़ोस है वो कैसा होना चाहिए? आपके स्वच्छ होना चाहिए, वहां पर जो वस्तुएं हैं वो गंदी ना हो, साफ होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्वच्छता का पालन, राष्ट्रीय पर्व संबंधित आपके सामाजिक व्यवहार कैसा है उनका, समाज का, ठीक है। अगर समाज का व्यवहार अच्छा है, पड़ोसियों का व्यवहार अच्छा है आपके प्रति, तो बच्चे का क्या होगा? उसके मन का, मस्तिष्क का विकास होगा, ठीक है। अब पड़ोसी आ जाए गाली देने वालों, ठीक है, तो क्या होगा? विकास नहीं होगा, ठीक है। बच्चा क्या होगा? वो सोचेगा, गंदी आदतें सीखेगा। अगर बच्चे को पड़ोसी अच्छी बातें बताएंगे तो क्या होगा? बच्चे का विकास होगा, ठीक है। दैनिक जीवन में सुरक्षा आपको किस प्रकार से करनी है इसके बारे में बताएंगे। सुरक्षा अथवा प्राथमिक सहायता, जैसे कि इसके अंतर्गत बच्चों को सड़क पर चलने के नियम, कि भाई सड़क पर चलते समय मान लो इस प्रकार से सड़क है और आपको इधर से इधर जाना है, तो दोनों साइड देख के जाना कि कोई वाहन ना आए, ठीक है। या फिर जो अपने वाइट वाली जो पट्टियां होती हैं उनके माध्यम से बच्चे क्या करें? सड़क को क्रॉस करें, ठीक है, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो, ठीक है। आपके बच्चे को सड़क पर चलने के नियम बताएं। और हाँ, चलते समय जैसे मान लो ये सड़क है तो यहां पर उस सड़क से नीचे चलें, ठीक है, सड़क से नीचे चलें, जो वाहन है वो आपको मतलब परेशानी ना दें, ठीक है ना, ध्यान रखना। खेलते समय सावधानियां, आपको खेलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि आपको शारीरिक हानि ना हो, मानसिक हानि ना हो, ठीक है। औजारों के सुरक्षित प्रयोग, ठीक है, हाँ, औजारों के सुरक्षित प्रयोग, जैसे कि मान लो छोटा बच्चा है, आपके हाथ में चाकू ले ले और चाकू से आपके क्या है अपने हाथ में कट लगा ले, तो उसको बच्चे को इस प्रकार की वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए और उस प्रकार की वस्तुओं को बच्चे को नहीं देना चाहिए, ठीक है। दुर्घटना या चोट लगने की स्थिति में प्राथमिक सहायता का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। मान लो बच्चे को लग गई है, ठीक है, अब बच्चे को यह बताना चाहिए कि आपको प्राथमिक रूप से क्या करना है, ठीक है। मान लो बच्चे को यहां पर कट गया है और बच्चे का खून निकल रहा है, बच्चे को पता ही नहीं है कि किस प्रकार से इस खून को रोका जाए। बच्चे को बताना चाहिए कि मान लो अगर आपको यहां पर कट गया है तो उसको किसी कपड़े के माध्यम से, किसी हाथ यानी कि अपने हाथ के माध्यम से इस प्रकार से दबा ले और उसका क्या किया जाए? प्राथमिक उपचार किया जाए, ठीक है ना। तो ये आपको बताना चाहिए बच्चे को। हमारा ब्रह्मांड कैसा है? इसमें सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं तथा पृथ्वी की आकृति और उसकी विशेषताओं का परिचय कराया जाता है, जिससे बच्चों में खगोलीय जिज्ञासा विकसित होती है। तो बच्चे को बताना चाहिए कि ये भैया वायुमंडल है, ये आपके ब्रह्मांड है, इसमें एक सूर्य जो है। बच्चे को इस प्रकार से आप प्यार से समझाएंगे, उसको खेल खेल के माध्यम समझाएंगे तो बच्चा समझेगा कि भैया ये चंद्रमा होता है, ठीक है, ये तारे होते हैं, ये सूर्य है, ये उपग्रह है, ठीक है, ये आपके क्या है? प्रकृति है, ठीक है। इनके विषयों के बारे में आपको बच्चे को क्या देना चाहिए? परिचय देना चाहिए। और बच्चे के मन में क्या होगा? इसको जानने की क्या होगी? जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा होगी तो खगोलीय जो विज्ञान है उसमें क्या होगी? बच्चे का विकास होगा, उसमें आपके बच्चे की जिज्ञासा बढ़ेगी, ठीक है। बच्चे का क्या होगा? उससे मनोबल बढ़ेगा और बच्चा सूर्य के बारे में, इन चंद्रमा के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रहों के बारे में बच्चा पढ़ेगा, समझेगा, जानेगा, ठीक है। और बच्चे का क्या होगा? विकास होगा। जलवायु एवं मौसम के बारे में बच्चों को क्या बताना चाहिए? इसके अंतर्गत पानी की उपयोगिता सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पानी की उपयोगिता, मान लो बच्चा गया, खेल रहा है, अपने स्कूल में खेल रहा है, स्कूल गया और यहां पर मान लो ये आपके स्कूल है और यहां स्कूल में क्या है? नल लग रहा है भैया जी, यहां पे
यहाँ पे नल रख रहा है और यहाँ एक ठोंटी है, बच्चे भैया जी हाथ धोने के लिए ठोंटी खोली और बच्चा उसको खोल करके चला गया। कहां पर? खेलने के लिए चला गया, अपने कक्षा में चला गया। तो ये जो पानी है, ये जो पानी है क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। बच्चे को बताना चाहिए कि जब आप अपना कार्य कर लें, क्या कर लें? कार्य कर लें, तो भैया कार्य करने के बाद में अपना जो नल है, पानी है, उसको क्या किया जाए? बंद किया जाए। उसकी उपयोगिता को बढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। पानी के स्रोतों से पानी के स्रोत हो गए, पानी की आवश्यक अवस्थाएं, ठीक है, अवस्थाएं आपके मौसम में पानी एवं वायु का प्रभाव, वायु की दिशाएं, मौसम में परिवर्तन की जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। इस प्रकार से ऋतुआं आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं। सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं से तात्पर्य इस बात से है, इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र में सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं की पहचान, उसके लक्षण एवं अंतर, पौधों के अंकुरण एवं वृद्धि, पौधों से प्राप्त फल, मसाले एवं जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थलमंडल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का ज्ञान सम्मिलित होता है। इसमें पदार्थ एवं गुण, इसके अंतर्गत पदार्थ की परिभाषा, हमारे चारों ओर विद्यमान पदार्थ, उनकी आकृति कैसी होती है, अवस्थाएं कैसी होती हैं, ठीक है, अवस्था में होने वाले परिवर्तन सरल रूप से क्या किया जाए? अध्ययन कराया जाए उनको कि भैया जी पदार्थ जो होते हैं भैया, पदार्थ होते हैं वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन बच्चे को बताना चाहिए बच्चे 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ठोस है, ठोस होती है ठोस वस्तु होती है, ठोस वस्तु हो गई, द्रव हो गई, गैस हो गया, तो ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। और आपके चौथी अवस्था होती है बॉस-आइंस्टीन इनकंडस्टेंट, और आपके 5वीं अवस्था होती है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में बच्चे को बताना चाहिए। तो ये आपके सामने जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एक पहला जो आपके यूनिट थी, यानी कि पहला जो क्वेश्चन था, वो मैंने आपको समझा दिया है, जिसमें ये आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनसे संबंधित आप इसके माध्यम से इसमें लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, इसी प्रकार से आपको कंप्लीट पर्यावरण अध्ययन की जो बुकलेट है मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, आपके पास में कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर सकते हैं और भी आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।